Welcome in my channel NBC Computer Education. Oops with Python, Object Oriented Programming. ये आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और अगर बात करें oops की हिस्ट्री की तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई थी वो आई थी 1967 में, उसका नाम था सिमुला। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे पहले फेमस होने वाली लैंग्वेज थी oops की वो है C++। लेकिन C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो पार्शियल है। लेकिन आज के टाइम में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं वो सब फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही आती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको oops के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर आप अच्छी कोडिंग या अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। और मोस्टली जॉब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो oops में से। ये हैं oops के कॉन्सेप्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर आप ये काम जरूर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास की। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास की अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे बर्ड्स है, पक्षी, तो वो एक क्लास का नाम है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? पैरट, पिजियन, क्रो, स्पैरो, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो चोंच, पैर, पंख, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सभी बर्ड्स की सेम प्रॉपर्टी होगी। और कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, जैसे पक्षी उड़ सकता है, पक्षी बोल सकता है, खाता है, पीता है, तो ये इसके बिहेवियर्स हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि बर्ड्स एक क्लास का नाम हो गया और पैर, पंख, ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। और खाता है, पीता है, बोलता है, उड़ता है, इसकी बिहेवियर्स होगी। और पैरट, पिजियन, क्रो, ये सब इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। और अगर हम बात करें इसके एक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें इसके एग्जांपल की, तो जैसे सपोज एम्प्लॉय क्लास का नाम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? जैसे एम्प्लॉय का नंबर होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा, उसकी सैलरी होगी, डिपार्टमेंट का नाम हो गया। तो ये इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट। और अगर इसके हम बात करके बिहेवियर्स की, इसके मेथड्स की, तो हम एम्प्लॉय के डेटा को इनपुट करा सकते हैं, एम्प्लॉय डेटा को हम प्रिंट करा सकते हैं, सॉर्टिंग करा सकते हैं उनकी। तो ये सब कहते हैं कि इसके बिहेवियर्स हैं, मेथड्स हैं। तो क्लास के अंदर मेन दो ही चीजें होती हैं, क्लास की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स। और जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक ही नाम के अंडर में ग्रुप हो जाते हैं, राइट। और उनको फिर जो एक्सेस करेंगे उन मेंबर्स को, तो वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करते हैं। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट को अब हम एक रियल एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक क्लास का नाम है, एट्रीब्यूट्स हो गए और ये इसके बिहेवियर्स हो गए, मेथड्स हो गए। एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की, राइट। और ये ऑब्जेक्ट के मेथड्स और बिहेवियर्स हो गए और ये सभी इसके ऑब्जेक्ट्स के नाम है। तो एक क्लास के हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। और हर ऑब्जेक्ट का सेम प्रॉपर्टी होगी अगर वो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये देखिए ओडी, इसका भी कलर होगा, मॉडल होगा, माइलेज होगा और फीचर होगी। BMW की भी होगी, सफारी की भी होगी, नैनो की भी होगी। और आप ओडी की भी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, BMW की भी कर सकते हैं और सेल परचेज सर्विस भी करा सकते हैं। तो ये इसके मेथड्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, राइट। तो क्लास का नाम कार हो गया, ये इसके वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हो गई, और ये इसके मेथड्स या बिहेवियर्स हो गए और ये इसके ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब हम बताएंगे आपको इन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले डिफाइनिंग एम्प्टी क्लास, कि कोई एम्प्टी क्लास आपको बनानी हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, और क्लास के अंदर मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, और क्लास के मेंबर्स को या मेथड्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। क्रिएटिंग एम्प्टी क्लास, एम्प्टी क्लास को बनाने के लिए आप सिंपल टाइप करेंगे क्लास और क्लास का नाम। क्लास के नाम की जगह आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बीच में कोई स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, बस अंडरस्कोर अलाउड है। और फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है क्लास के नाम का वो लेटर होना चाहिए। ये इसकी फाउंडेशन है, ये रूल्स आपको लिखा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और कोलन भी आपको लगाना होगा, जिस तरीके से आप फंक्शन में, लूप में या एक कंडीशन में लगाते हैं, ऐसे आपको क्लास जब डिफाइन करेंगे तब भी आपको कोलन का यूज करना होगा। और अगर आप इस क्लास के अंदर कोई कोड लिखना नहीं चाहते तो आप सिंपल पास कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट। तो पास इज ऑल्सो ए कीवर्ड, और इसको आप किसी लूप में, कंडीशन में या फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जब आप कोई कोड नहीं लिखना चाहते, उसको एम्प्टी रखना चाहते हैं, तो आप क्या पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग मेथड इनसाइड ए क्लास, कि क्लास के अंदर हम मेथड कैसे डिफाइन करते हैं।
तो आप लिखेंगे क्लास, ये कीवर्ड है, और फिर आप कोई भी क्लास का नाम रखेंगे और उसके अंदर जब आप मेथड डिफाइन करेंगे तो वो सिंपल तरीका है, डेफ कीवर्ड से आप यहाँ पे कोई भी मेथड का नाम रखेंगे और इसके अंदर सेल्फ एक कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है। और इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे आपको कि सेल्फ का काम क्या होता है एक्चुअल में। और यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आ जाएंगे मेथड के। तो इट मीन्स क्लास के अंदर जब मेथड बनाएंगे तो आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करना मस्ट है। और इसका काम क्या है ये बताएंगे आपको हम आगे स्लाइड्स में। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। तो पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी हो सकता है, और इक्वल टू, उसके बाद क्लास का नाम और आगे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। और अब बात करते हैं कि इन एक्सेसिंग मेंबर ऑफ क्लास, कि क्लास के जो मेंबर हैं, जो मेथड्स भी हो सकते हैं मेंबर में और वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो सपोज हमने क्लास बनाई मैसेज के नाम से और इसके अंदर हमने msg1 और ये msg2 दो मेथड डिफाइन किए और आप देख रहे होंगे दोनों के अंदर सेल्फ नाम का कीवर्ड है। अगर आप सेल्फ नहीं डिफाइन करेंगे तो फिर ये एरर शो करेगा। और ये दोनों मेथड हमने बनाए हैं, इसमें हमने प्रिंट किया हाय, इसमें प्रिंट किया हमने बाय। और ये देखिए MOBJ, ये हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस सिंटेक्स से। पहले ऑब्जेक्ट का नाम आया MOBJ, उसके बाद ये क्लास का नाम आया। और जब हम इसको कॉल करेंगे MSG1 MSG2 को तो आप ऐसे एक्सेस करेंगे MOBJ मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर उसके मेथड का नाम। तो ये समझ गया है कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये मैसेज क्लास का है। तो मैसेज क्लास के अंदर जो MSG1 का मेथड है ये हमने कॉल किया और इसी तरीके से MOBJ ऑब्जेक्ट से ही हमने MSG2 मेथड को भी कॉल कर लिया। तो आउटपुट से आप समझ गए होंगे, MSG1 प्रिंट करेगा ये हाय और MSG2 पे आप क्लिक करेंगे कॉल करेंगे तो प्रिंट करेगा ये बाय। तो इस तरीके से हम क्लास के मेथड्स को ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो MOBJ हमने बनाया है इसे कह सकते हैं इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं और क्लास वेरिएबल किसे कहते हैं। और मेमोरी में क्लास ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं क्लास के, तो वो मेमोरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो मेमोरी में कैसे लोकेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आता तो फिर आगे आप ऊप से कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, राइट। और नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज लेंगे क्लास ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कोई छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो अब सबसे पहले बताते हैं आपको हम कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं और क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमने एक क्लास बनाई सपोज ABC नाम से, और आप जानते हैं कोलन भी लगाना होता है, और हमने यहाँ पे किया A=10। ये क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया हमने A=10, तो इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और जब आप कोई मेथड डिफाइन करेंगे, सपोज मैंने फन नाम का मेथड डिफाइन किया, और आप जानते हैं कि सेल्फ नाम का कीवर्ड लेना जरूरी है। अब ये देखिए सेल्फ के बारे में, सेल्फ कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सेल्फ से मतलब ये है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम फन को कॉल करेंगे तो सेल्फ के अंदर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑटोमेटिक ले लेता है। तो जब आप सेल्फ डॉट ए यूज करें तो समझ जाएगा कि आप उस ऑब्जेक्ट का ए यूज करना चाहते हैं। तो सेल्फ इज अ कीवर्ड रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, राइट। तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल और लिया है इसमें ए। तो जो मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। और ये वेरिएबल हम अगर यहाँ लिखते हैं इस सिंपल तरीके से A=20 इस तरीके से, तो वो भी लोकल वेरिएबल कैटेगरी में ही आएगा। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं और फिर उसको उस मेथड के बाहर यूज में नहीं ला सकते। और नेक्स्ट देखिए सेल्फ डॉट A=20, ये हमारा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। इट मीन्स ये हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। अब जितने भी आप ABC क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनके सभी A नाम के वेरिएबल के अंदर 20 ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। ये क्लास सबसे बड़ी पावर है कि आप जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके ए नाम के एट्रीब्यूट के अंदर 20 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहे 2 ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 3 बनाइए, सभी ऑब्जेक्ट्स में ए नाम के एट्रीब्यूट के अंदर 20 ऑटोमेटिक आएगा। और ये बात समझ में आएगी आपको जब बताएंगे हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। और ये देखिए ये है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो हमने क्लास बनाई यूनिवर्सिटी और उसके अंदर एक वेरिएबल है कॉलेज, और ये आप समझ गए होंगे कि ये हमारा एक क्लास वेरिएबल है, राइट। उसके बाद हमने सेट वैल्यू और इसमें सेल्फ जो लिया हमने, जो कि क्लास का मेथड है। मेथड के नाम कोई भी हो सकते हैं। RNC रोल नंबर, नेम और कोर्स नेम, ये 3 हमारे लोकल वेरिएबल हो गए। और ये सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कोर्स, ये हो गए हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो अब यहाँ पे आइए,
std1 ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने यूनिवर्सिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसी तरीके से हमने उसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम है std2। तो दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं इसी क्लास के। और इन क्लास के ऑब्जेक्ट्स की अगर हम देखें, मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन देखें ध्यान से, std1 जो ऑब्जेक्ट है वो है यूनिवर्सिटी क्लास का। तो इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, ये देखिए, रोल नंबर है, नेम है और कोर्स है। तो तीनों वेरिएबल की अलग अलग लोकेशन क्रिएट हो गई, रोल नंबर की अलग, नेम की अलग और कोर्स की अलग, राइट। उसी तरीके से std2 जो हमने बनाया ये भी इसी क्लास से बिलोंग करता है। तो तीनों वेरिएबल इसके भी बन जाएंगे, रोल नंबर, नेम और कोर्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे इस क्लास के, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये वेरिएबल्स जो हमने सेल्फ के साथ यूज किए हैं, ये सब के अलग अलग लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। ये क्लास की सबसे बड़ी पावर है कि हर इंस्टेंस के लिए ये वेरिएबल अलग अलग सेपरेट मेमोरी एलोकेट कर लेता है। अब ये देखिए, std1 डॉट सेट वैल्यू हमने कॉल किया है std1 से, इस वाले ऑब्जेक्ट से, और सेट वैल्यू मेथड पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमने 101 और ये नाम दिया सैम और mca, ये तीनों वैल्यूज जाएंगे पहले इन rnc लोकल वेरिएबल्स के अंदर, और इन वैल्यूज को फिर हमने कॉपी किया सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो ये रोल नंबर कौन सा यूज करेगा, ये वाला या फिर ये वाला, ये डिपेंड करता है कि आपने इस मेथड को कॉल किससे किया। आपने कॉल किया std1 से, तो ये जो रोल नंबर है ये std1 का है, इस वाले ऑब्जेक्ट का है, तो उसके अंदर ये 101 स्टोर कर लेगा। देखिए, जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर रहे हैं ये उसी का वेरिएबल लेगा, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। और उसी तरीके से नेम, जो n के अंदर वैल्यू आई थी यहाँ से सेम, वो नेम के अंदर आ गया, ये देखिए यहाँ पे। और इसी तरीके से कोर्स के अंदर आ गया mca। तो हमने std1 जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इस तरीके से। सिमिलरली std2 डॉट सेट वैल्यू, वही मेथड सेम, वही सेम बिहेवियर, और हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम चेंज कर दिए। तो अभी जो वैल्यूज जाएंगी ये RNC में जाएंगी, और RNC की वैल्यूज को फिर ये रोल नंबर, नेम, कोर्स में डाल देगा। अब ये वेरिएबल ये हैंडल करेगा किसके, std2 के, क्योंकि हमने इसको std2 से कॉल किया है। तो अब जो वैल्यूज जाएंगी ये std2 के जो रोल नंबर, नेम, कोर्स की जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाती है। अब बात करते हैं इस वेरिएबल की। देखिए, ये जो वेरिएबल है ये किसी मेथड के अंदर नहीं है, और न इसको हम सेल्फ से डिफाइन कर रहे हैं, इसे कहते हैं क्लास का वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई akg, और ये जो मेथड हमने बनाए हैं सेट वैल्यू और डिस्प्ले जो मेथड हमने बनाए हैं, तो इन मेथड की भी मेमोरी जगह बनेगी, इनकी जगह लोकेट होगी, और ये जो जगह बनेगी ये कॉमन रहती है। आप std1 से कॉल करेंगे सेट वैल्यू को तो इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ जाएगी, अगर आप std2 से कॉल करेंगे सेट वैल्यू को तो वैल्यू इन ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगी, तो मेथड है। अगर आप std1 से डिस्प्ले कॉल करेंगे तो std1 की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करेगा इस तरीके से, रोल नंबर भी, नेम भी और कोर्स भी। उसी तरीके से अगर आप इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे डिस्प्ले वाले फंक्शन को तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये है ऑब्जेक्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आगे ऊप से कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, राइट। अब हम लेते हैं ये एक्सरसाइज। एक प्रोडक्ट नाम की हम क्लास बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी और 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और फिर बिल अमाउंट भी निकालना है हमें। बिल अमाउंट का फॉर्मूला जानते ही होंगे कि प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से 10% डिस्काउंट को माइनस भी कर देंगे, वो आ जाएगा बिल अमाउंट। और दो हमें इसमें मेथड बनाने हैं, एक इनपुट डेटा और एक कैलकुलेशन। इनपुट डेटा के अंदर हम प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और क्वांटिटी इनपुट करेंगे, और कैलकुलेशन नाम के मेथड के अंदर हम डिस्काउंट और बिल अमाउंट कैलकुलेट करके प्रिंट कर देंगे, राइट। और दो इसके ऑब्जेक्ट हैं, हमें दो ऑब्जेक्ट के इस प्रोग्राम को बनाना है। अब हम चलते हैं IDE में और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये आ गए हम IDE के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास, और नाम दिया हमने प्रोडक्ट, और ये कॉलन। उसके बाद हमने डेफ, और यहाँ पे फंक्शन नाम दिया हमने इनपुट डेटा, और सेल्फ वेरिएबल लेना कंपलसरी है। और अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम इनपुट करते हैं, p name इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे एंटर द प्रोडक्ट नेम। और उसके बाद ये अब हम इनपुट करेंगे प्राइस इज इक्वल टू इंट ले लेते हैं, और इनपुट, और यहाँ पे डाल देंगे एंटर प्राइस। उसके बाद फिर हम इनपुट करेंगे क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग होगी, और आप यहाँ ब्रैकेट लगाइए, और अब यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट करते हैं, QTY इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे भी एंटर क्वांटिटी। ये हमने क्वांटिटी को भी इनपुट किया, और अब यहाँ पे हम, ये हमारा मेथड का काम पूरा हो गया। अब दूसरा मेथड बनाएंगे,
डेफ कैलकुलेशन। और सेल्फ आप जानते हैं कि हर मेथड में जो भी आप क्लास बनाएंगे उसके अंदर जो भी आप मेथड बनाएंगे उसमें सेल्फ कीवर्ड का होना कंपलसरी है। तो ये मेथड आ गया कैलकुलेशन का। इसमें हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, पी नेम। तो पी नेम आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, तो ये इस टाइम वेरिएबल लोकल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जितने भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अगर आपको इंस्टेंस बनाना है वेरिएबल, तो आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करना होगा। तो सेल्फ पी नेम, सेल्फ प्राइस और सेल्फ क्वांटिटी, राइट। और ऐसे भी यहाँ पे करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट को, तो सेल्फ डॉट डिस्काउंट इज इक्वल टू और सेल्फ डॉट प्राइस इनटू सेल्फ डॉट QTY। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में कर दें और चाहे तो आप ब्रैकेट नहीं भी लेंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली पहले मल्टीप्लाई को ही सोल्व करेगा, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट में पड़ता है मल्टीप्लाई डिवाइड में पहले सोल्व कर लेता है। और अब यहाँ पे इंटू 10 और डिवाइड 100, ये हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है 10%। अब हम बिल निकालेंगे, सेल्फ डॉट बिल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस और मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट QTY और माइनस डिस्काउंट। अब हम इनको प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट इज इक्वल टू, और ये हमने प्रिंट किया डिस्काउंट को, और अब हम प्रिंट करेंगे और बिल अमाउंट को। ये बिल अमाउंट को भी प्रिंट किया हमने, और ये देखिए ये बिल अमाउंट भी प्रिंट हो गया, राइट। और हम फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाया, आपको सेल्फ लगाना होगा। जब भी आप फंक्शन मेथड के अंदर, जो क्लास के मेथड हैं उसके अंदर आप वेरिएबल को यूज करेंगे, तो आपको सेल्फ कीवर्ड लगाना ही होगा। और ये सेल्फ लगाया हमने, तो सेल्फ मीन्स इसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, आप किसी पूरी क्लास में किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई सेल्फ कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल लगा रहे हैं पी नेम प्राइस, तो फिर लोकल वेरिएबल हो जाएंगे और फिर उन वेरिएबल्स को आप यहाँ पे मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। और जैसे दिया हुआ है हमने एग्जाम्पल में, तो ये देखिए हमने इसमें prod1 prod2 दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं और इन मेथड को कॉल करना है। तो अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बनाया हमने prod1 इज इक्वल टू और क्लास का नाम। तो ये हम बता चुके हैं आपको पीछे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे prod2 बनाया हमने ऑब्जेक्ट, ये बनाया prod2, और अब इनसे कॉल करेंगे prod1 डॉट इनपुट डेटा, ये हमने कॉल किया, और prod1 डॉट कैलकुलेशन। उसके बाद इस तरीके से prod2 डॉट इनपुट डेटा और उसी तरीके से prod2 डॉट कैलकुलेशन। ये हमने मेथड कॉल कर लिए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने सेव किया, और जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद इसको रन करेंगे, तो जैसे आप रन करेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी गड़बड़ कहीं ना कहीं रह गई है। यहाँ पे गड़बड़ है, हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज तो किया लेकिन ओपन नहीं किया, तो आपको ब्रैकेट लगाना होगा। और अब इसको सेव कर लेते हैं फिर से और रन करते हैं। अब मिस्टेक कहीं नहीं है। एंटर द प्रोडक्ट नेम। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप, ये मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया लैपटॉप। उसके बाद एंटर करेंगे और प्राइस सपोज मतलब 40,000 ये प्राइस है। उसके बाद मैंने दिए 3, ये क्वांटिटी है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो कहाँ पे मिस्टेक आई देखिए ध्यान से, QTY पे कहीं मिस्टेक आ रही है। ये देखिए सेल्फ डॉट QTY, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस इंटू सेल्फ डॉट QTY। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, QTR हो गया, यहाँ पे QTY करना होगा। और अब फिर से रन करके देखते हैं। सेव किया। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही है कि फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हो सकता है मिस्टेक आ जाए, एरर आ जाए, तो आपको ठीक करनी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिर से दिया लैपटॉप, और ये हमने दिया प्राइस 40,000 और उसके बाद क्वांटिटी 2। और जैसे आप एंटर करेंगे तो अब मिस्टेक कहाँ हमें डिस्काउंट में 8 लाइन्स में, ये डिस्काउंट में देखिए डिस्काउंट हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये हमने सही किया है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट बिल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस इंटू सेल्फ डॉट QTY। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड भूल गए हम, तो यहाँ पे भी सेल्फ लगाएंगे। अब आप इसको रन करेंगे। तो यही है प्रोग्रामिंग, इसी कहते हैं कि आप ट्राई करते रहिए और एरर आएंगे तो आपको रिजोल्व करते रहिए। तो ये एंटर द प्रोडक्ट नेम, फिर से वही सेम लैपटॉप डाल दिया हमने, और प्राइस था 40,000 ये डाल दिया हमने, और क्वान्टिटी डाल 3। और अब आया आंसर, ये देखिए डिस्काउंट इतना और ये बिल अमाउंट इतना, राइट। अब ये हो गया प्रोडक्ट 1 का डिटेल। अब ये प्रोडक्ट 2 की स्टार्ट हो गई। अभी हमने प्रोडक्ट 1 से कॉल किए थे, अब प्रोडक्ट 2 से कॉल कर रखे हैं। अब इसकी वैल्यू भरनी है। सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया प्रिंटर, और इसके प्राइस सपोज 12,000 और सपोज 4 डाल दिया हमने यहाँ पे। और जैसे एंटर करेंगे तो इसका भी डिस्काउंट और इसका बिल अमाउंट आ गया, राइट।
तो ये था एग्जाम्पल क्लास ऑब्जेक्ट का। बस इस पर ध्यान रखने वाली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी बात ये रहेगी कि जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर जो मेथड बनेंगे उस पर सेल्फ कीवर्ड को यूज़ करना होगा, और सेल्फ कीवर्ड से ही हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, और फिर उनको दूसरे मेथड में यूज़ कर सकते हैं। अगर सेल्फ नहीं लगाएंगे तो आपने देखा ये एरर शो कर देता है, राइट। डेटा एनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। डेटा एनकैप्सुलेशन, ये वर्ड आया है कैप्सूल से, और इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिस करके बांध देना, इकट्ठा करके, इसे कहते हैं कैप्सूल। बिल्कुल वैसे ही है डेटा एनकैप्सुलेशन। तो जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर्स, मेथड्स, उनको आप एक ही नाम के अंडर में डिफाइन कर देते हैं। इसे कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। और इसी कॉन्सेप्ट में, इसी से पता चलता है कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट की क्लास के बाहर हाइडन रखनी है, राइट। तो हम भी अपने क्लास के अंदर के जितने मेंबर्स हैं उनको हम सिक्योर भी कर सकते हैं, उनको अनसिक्योर भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है डेटा एनकैप्सुलेशन ऊप्स का। डेटा एनकैप्सुलेशन का ये एग्जांपल देखिए। इसमें हमें क्या करना है कि बैंक नाम की क्लास बनानी है, और इस क्लास में अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये दो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, और जिनको हम रखेंगे प्राइवेट में, क्योंकि इनको आगे हमें यूज़ नहीं करना, सिर्फ विद इन द क्लास ही यूज़ करना है। और इनपुट डेटा फंक्शन के थ्रू हमें इन वैल्यूज़ को इनपुट करानी है। डिपॉजिट मेथड के थ्रू हमें बैलेंस को में कोई अमाउंट डिपॉजिट करना है, और विड्रॉ से हमें बैलेंस में से कोई अमाउंट विड्रॉ कराना है। और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हमें उस बैलेंस की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। और ये है इसका ऑब्जेक्ट। और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरीके से आउटपुट आएगा कि मेन्यू बन के आएगा। 1 नंबर से हम इनपुट करेंगे डिटेल अकाउंट की, और 2 नंबर से डिपॉजिट, 3 से विड्रॉ, और 4 नंबर से हम डिस्प्ले बैलेंस, और 5 नंबर से हम प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हैं। और ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक हम 5 नंबर प्रेस नहीं करेंगे, राइट। तो चलते हैं आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई में, और सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे बैंक, और उसके बाद डेफ, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट डेटा। इसमें सेल्फ कीवर्ड जरूर लगाना है क्योंकि ये मेथड है। और यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर लगाया डबल, क्योंकि ये प्राइवेट में बनाना है हमें। और हमने यहाँ वेरिएबल नेम ले लिया अकाउंट नंबर ACNO, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इंट, और उसके बाद फिर इनपुट एंटर अकाउंट नंबर, ये हमने अकाउंट नंबर इनपुट कराया। उसके बाद सेल्फ और 2 अंडरस्कोर, फिर से बैलेंस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बैलेंस, ये हमने बैलेंस की वैल्यू इनपुट कराई। और अब सेकंड मेथड है हमारा डिपॉजिट, सेल्फ इसमें भी आएगा। और यहाँ पे हम अमाउंट की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं जो हमें डिपॉजिट कराना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द अमाउंट, ये हमने अमाउंट की वैल्यू इनपुट कराई। और उसके बाद इसको बैलेंस में प्लस कर देते हैं। सेल्फ डॉट दो अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट दो अंडरस्कोर बैलेंस प्लस अमाउंट की वैल्यू हमने इनपुट करा ली, राइट। उसके बाद हम बनाएंगे विड्रॉ का फंक्शन। तो डेव विड्रॉ, और हमने यहाँ पे फिर से सेल्फ और अमाउंट की वैल्यू फिर से इनपुट करनी पड़ेगी। इंट इनपुट एंटर द अमाउंट, ये हमने अमाउंट इनपुट किया। और सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू के अंदर सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, इसमें माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट मेथड है हमारा उसका नाम है डिस्प्ले बैलेंस। तो ये हमने बना लिया डिस्प्ले बैलेंस, और इसके अंदर भी सेल्फ रखेंगे। और यहाँ पे अब वैल्यू इनपुट करा लेते हैं प्रिंट, ये तो हमने प्रिंट कराया सपोज अकाउंट नंबर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ANO, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ANO। उसके बाद हम इन प्रिंट करेंगे बैलेंस की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर और बैलेंस BA। जो भी आपने वेरिएबल नेम यहाँ पे लिए हैं वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो अकाउंट नंबर के लिए हमने ACNO लिया है, तो आप यहाँ पे ACNO टाइप करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास तो कंप्लीट हो चुकी। अब बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कस्टमर नाम का हमने बनाया कस्ट, और यहाँ पे बैंक, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम मेन्यू बनाते हैं। 1 नंबर से हमें इनपुट करना है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे व्हाइल का लूप लगाया है ट्रू, तो ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखे सपोज मैंने एक डैश
सिंगल कोट्स में डबल को डैश लगाया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने सपोज 30, तो इससे एक लाइन ड्रा हो जाएगी, 30 टाइम्स डैश प्रिंट हो जाएगा। और आप यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट 1 नंबर से करेंगे हम 1 नंबर से अमाउंट इनपुट करेंगे, बैलेंस की वैल्यू और अकाउंट नंबर की वैल्यू, तो इनपुट डाटा या अकाउंट डिटेल। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया फिर से, और यहाँ पे आएगा 2 पे डिपॉजिट, ये डिपॉजिट वाला फंक्शन यहाँ से कॉल करेंगे। उसके बाद प्रिंट, और ये थर्ड हो गया हमारा विड्रॉ, ये विड्रॉ का ऑप्शन हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट 4 नंबर पे डिस्प्ले अकाउंट डिटेल, डिस्प्ले बैलेंस, इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम 5 नंबर पे डाल देंगे एग्जिट, और उसके बाद फिर एक फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे डैश और इनटू 30, राइट। अब यहाँ पे इनपुट करेंगे एंटर योर चॉइस, तो अब यहाँ पे करेंगे इन चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ये हमने चॉइस की वैल्यू इनपुट की। और अब यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे इफ अगर चॉइस की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमें फंक्शन कॉल करना है इनपुट डेटा। आप यहाँ पे चेक कीजिए क्या नाम आपने रखा है, हमने रखा है इनपुट डेटा, तो आपको यहाँ पे नीचे इनपुट डेटा को ही यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट डेटा, राइट। उसके बाद अब यहाँ आएगा एलिफ, और चॉइस की वैल्यू अगर 2 है तो हम फंक्शन कॉल करेंगे डिपॉजिट का, ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद एलिफ, और अब यहाँ डाल देंगे चॉइस इज इक्वल टू 3, तो अब यहाँ पे कॉल करेंगे विड्रॉ का फंक्शन। और आप इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर, आप उससे कॉल करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे cust डॉट इनपुट डेटा, ऐसे cust डॉट डिपॉजिट, और इसी तरीके से कस्ट डॉट विड्रॉ, क्योंकि ये मेथड्स हैं क्लास के, तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। एलिफ, उसके बाद चॉइस इज इक्वल टू 4 अगर है तो हम यहाँ पे करेंगे कस्ट डॉट डिस्प्ले बैलेंस, और उसके बाद एलिफ, अब यहाँ पे चॉइस की वैल्यू अगर 5 डाल देते हैं हम, तो sys डॉट एग्जिट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसके लिए आपको जाना होगा, एक इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको एक पैकेज, एक मॉड्यूल, और उसका नाम है sys इंपोर्ट sys। तो ये हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए सारा काम ने लूप के अंदर किया है, तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक आप 5 नंबर प्रेस नहीं करेंगे। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले सेव, और जैसे आप सेव करेंगे तो नाम इनपुट करेगा, नाम सपोज मैंने डाल दिया टेस्ट, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। और अब जिसको रन करेंगे तो ये देखिए एंटर योर चॉइस, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ऐसे, तो ये चॉइस की वैल्यू इनपुट कर रहा है, और हमने सपोज मैंने डाल दिया 1, जैसे आप 1 डालेंगे तो ये अकाउंट नंबर मैंने 101 दिया, सपोज बैलेंस 1200 दे दिया है 12,000, और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये फिर से कह रहा है कि अब क्या करना है, आपने बैलेंस की वैल्यू इनपुट कर ली, अकाउंट की वैल्यू इनपुट कर ली डिटेल्स, और अब हम सपोज डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, और ये अमाउंट सपोज डाल दिया मैंने 2000, तो 12,000 पहले से बैलेंस है, अब डाल दिया मैंने 2000, तो ये बैलेंस भी इसमें अपडेट हो गया। अब चाहें तो आप नंबर 4 से डिस्प्ले का अगर देख सकते हैं, नंबर 4 मैंने प्रेस किया तो ये देखिए तो शो कर दिया बैलेंस इज इक्वल टू 40,000 हो गया। अब हम विड्रॉ करते हैं, तो नंबर 3, और सपोज मैंने यहाँ से 5,000 विड्रॉ कर लिए हैं, और अभी थोड़ी सी कुछ में एरर है कहीं ना कहीं, तो विड्रॉ का फंक्शन चेक करेंगे हम, तो आप जाएंगे विड्रॉ के फंक्शन पे, कहीं सेल्फ अगर की स्पेलिंग मिस्टेक हुई शायद, तो सेल्फ, ये देखिए सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ आएगा, ये मिस्टेक थी। तो अब फिर से रन करते हैं, तो रन करने के बाद अब विड्रॉ को भी चेक करेंगे, ये मैंने पहले 1 नंबर प्रेस किया, और ये अकाउंट नंबर, और ये इसका बैलेंस, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 नंबर टच कर देता हूँ, और मैंने 5,000 मेरे से विड्रॉ किए। अब डिस्प्ले करते हैं नंबर 4 से, तो ये देखिए 7,000 बचे हैं, राइट। और जब आप 5 नंबर प्रेस करेंगे तो ये इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, यस करते बंद। इनहेरिटेंस ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, जिसकी हेल्प से हम पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस एक क्लास अगर आपने डिफाइन की तो उसकी फिर चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं, और उस चाइल्ड क्लास से फायदा होगा हमें कि पेरेंट क्लास की जो मेंबर्स होंगे उनको हम डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के, और इसे बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखिए कि आप किस तरीके से आप पेरेंट चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ABC नाम की हमारे पास कोई क्लास है, राइट, ये ABC नाम की क्लास है, और ये बन गई इसकी चाइल्ड क्लास, तो इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं।
डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लास भी कह सकते हैं। और जो ये वाली क्लास होती है इसको बोलते हैं सुपर क्लास या फिर बेस क्लास। और इसके अगर सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्लास ABC, पहले तो पेरेंट क्लास ही बनती है, सुपर क्लास ही बनती है। उसके बाद फिर जब ये सब क्लास का नंबर आएगा बनाने का तो आपको ब्रैकेट में इस सुपर क्लास का नाम रखेंगे तो समझ जाएगा कि XYZ इज द सब क्लास ऑफ ABC। तो ये है इनहेरिट करने का जो सिंटेक्स है वो ये है। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो टाइप्स की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और एक होता है हाइब्रिड। 5 तरह के इनहेरिटेंस हैं और इन 5 तरह के इनहेरिटेंस में हम सबसे पहले लेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। इन दिस इनहेरिटेंस ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द सिंगल बेस क्लास। तो एक डिराइव्ड क्लास है और वो एक ही बेस क्लास से इनहेरिट होके आई है। तो इट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि एक बेस क्लास की या एक सुपर क्लास की एक ही सब क्लास होती है, तो उसे कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंटेक्स अगर देखा जाए तो पहले क्लास A बनेगी, इसके यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएंगे। उसके बाद जब क्लास B बनेगी तो यहाँ ब्रैकेट में उस क्लास का नाम रखेंगे। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें आ गए। अब इस क्लास में उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते, राइट। और ये देखिए इसका एग्जाम्पल ये है कि हमें एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनानी है और उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर और फिर नेम और सैलरी, ये तीनों वैल्यूज को हमें इनपुट करना है इनपुट डेटा वाले मेथड के थ्रू, राइट। उसके बाद इस क्लास को बनाएंगे, इनहेरिट करेंगे मैनेजर नाम की सब क्लास के अंदर। और इसमें प्रोविडेंट फंड निकालना है 10% और नेट सैलरी भी कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन के थ्रू और उस पर प्रिंट भी करना है। ये है इसका फॉर्मूला PF एंड नेट सैलरी, ये प्रिंट करना है। और नेट सैलरी का फॉर्मूला है सैलरी माइनस PF। तो सैलरी में से PF माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। तो फिर से देखिए एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, इसमें सैलरी को हमें यूज़ करना है इस क्लास के अंदर, एम्प्लॉय नंबर और नेम को यूज़ नहीं करना। तो इनको रखेंगे हम प्राइवेट में क्योंकि इनकी हमें आगे ज़रूरत नहीं है। और जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है उसको रख सकते हैं हम प्रोटेक्टेड में। अगर आप पब्लिक भी कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि पब्लिक भी इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है, पब्लिक में सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो अगर काम चलता है प्राइवेट बनाने से तो उसको प्राइवेट ही बनाना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ रही है कि सब क्लास में यूज़ करना है तो फिर बनाएंगे उसको हम प्रोटेक्टेड में। और अगर मजबूरी है कि इसे किसी और क्लास में भी यूज़ करना पड़ सकता है, अदर क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, तो फिर उसे हमें पब्लिक करना होगा, राइट। तो एम्प्लॉय नंबर और नेम को रखेंगे प्राइवेट में और सैलरी को रखेंगे हम प्रोटेक्टेड में। और ये फंक्शन कॉल करेंगे हम बाहर तो इसको तो पब्लिक में रखना ही होगा, राइट। फिर इसको इनहेरिट करेंगे मैनेजर वाली क्लास में और यहाँ पे PF 10% निकालना सैलरी का और उसके बाद नेट सैलरी निकालना है, फिर इसको प्रिंट करना है। अब चलते हैं हम IDE में, ये आ गए हम IDE में और सबसे पहले क्लास बनाएंगे हम एम्प्लॉय की। ये एम्प्लॉय क्लास बनी और डेफ और यहाँ पे एक मेथड था हमारा इनपुट डेटा और सेल्फ तो यूज़ करना ही होगा क्योंकि ये क्लास का मेथड है। और यहाँ पे हम इनपुट करेंगे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नंबर और इसको हमने प्राइवेट में रख लिया क्योंकि इसको आगे हम दूसरी क्लास में नहीं करना है, राइट। और अब यहाँ पे इनपुट इंटीजर इनपुट और यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय नंबर, ये हमने एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू इनपुट कराई। इसी तरीके से नेम को भी हम प्राइवेट में रखेंगे क्योंकि इसको भी हम आगे यूज़ नहीं करना है, एंटर नेम, ये नेम भी इनपुट हो गया। और ऐसे सेल्फ डॉट एक अंडरस्कोर लगाया हमने सैलरी में क्योंकि ये रखना है प्रोटेक्टेड में, इसको हम इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और सब क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी ऐसे इनपुट करेंगे, इनपुट एंटर सैलरी, ये सैलरी भी इनपुट हो गई। तो ये क्लास तो कंप्लीट हो गई क्योंकि अब हम बनाएंगे दूसरे वाली क्लास, मैनेजर वाली क्लास। तो ये क्लास देखिए एम्प्लॉय नाम क्लास बनाई और हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को हमने इनपुट करा लिया इस मेथड के थ्रू जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये डबल अंडरस्कोर लगाए प्राइवेट बनाने के लिए, ये भी प्राइवेट है, इनको हम दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते इस क्लास के बाहर। और ये जो एक अंडरस्कोर लगाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटेक्टेड में है, इसको आप इस क्लास में यूज़ कर सकते हैं और सब क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बनाता हूँ मैनेजर वाली क्लास, मैनेजर, और यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया मैंने एम्प्लॉय। तो ये बन गई मैनेजर सब क्लास बनेगी किसकी, एम्प्लॉय सुपर क्लास की। तो ये सुपर क्लास हो गई यानी कि बेस क्लास और ये इसकी सब क्लास हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डेफ कैलकुलेशन नाम का एक मेथड बनाना है, सेल्फ इसमें भी आएगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोविडेंट फंड।
इसको भी हमने प्राइवेट ही रख लिया क्योंकि हमें इसकी भी आगे नीड नहीं है, सिर्फ इसी में यूज़ करना है। तो पी एफ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, अब ये देखिए अंडरस्कोर, आपने वहाँ पे अंडरस्कोर लगा रखा है एक सैलरी में, तो आपको यहाँ यूज़ करते टाइम भी यूज़ करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और इंटू 10/100, ये अंडरस्कोर से ही हम इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे भी। और ये हमने कैलकुलेट कर लिया प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे निकालेंगे हम नेट सैलरी, इसको भी इसी क्लास में यूज़ करना है, तो इसमें भी हमने 2 अंडरस्कोर लगाए, तो ये हो गया प्राइवेट। तो नेट सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी माइनस सेल्फ डॉट पी एफ। तो ये हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया, हमने पी एफ को भी कैलकुलेट कर लिया है और नेट सैलरी को भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट किया पी एफ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पी एफ, और ये 2 अंडरस्कोर भी लगाने पड़ेंगे आपको। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी सैलरी में भी और आपको यहाँ पे पी एफ में भी 2 अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे, तभी ये इसको एक्सेस कर पाएगा। और ये हो गया हमारा पी एफ प्रिंट। इसी तरीके से हम प्रिंट करेंगे नेट सैलरी को। नेट सैलरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर, यहाँ पे सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स आएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे भी सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर नेट सैलरी, नेट सैलरी, ये हमने इसको प्रिंट किया, राइट। तो ये क्लास दोनों बन चुकी हैं। ये देखिए हमने ये मैनेजर वाली क्लास भी बना चुके और एम्प्लॉय वाली क्लास भी बना चुके हैं, आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए पहले एम्प्लॉय क्लास बनाई, ये 2 प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड में, और ये मैनेजर वाली क्लास हमने बनाई, इसको हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया। इसकी जो मेंबर है सैलरी वाला वो इसमें आके इनहेरिट हो गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। देखो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर नेम को यूज़ करेंगे तो फिर ये एरर दिखाएगा, राइट। और ये हमने कैलकुलेट किया पी एफ, ये नेट सैलरी, और इसको हमने प्रिंट कर दिया पी एफ को भी और नेट सैलरी को भी। अब हम इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट? सब क्लास का, मैनेजर क्लास का। अगर आप इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो फिर आप इसको कॉल कर सकते हो। अगर आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट सब क्लास का तो इसको भी कॉल कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटेंड करने से, इनहेरिट करने से वो इसी के अंदर आ चुका है। तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो सब क्लास का बनाते हैं। तो ये एम्प्लॉय नाम से मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, राइट। अब emp डॉट इनपुट डेटा को कॉल कर लिया हमने यहाँ पे, और फिर emp डॉट कैलकुलेशन को भी कॉल कर लिया हमने यहाँ पे, दोनों मेथड कॉल कर लिया, इसका भी और इसका भी। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेव किया, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए एम्प्लॉय नंबर 101, उसके बाद नेम सपोज राहुल, और सैलरी सपोज 10,000, और एंटर करते देखिए ये आ गया पी एफ और ये आ गया इसकी नेट सैलरी, राइट। तो ये हमने सैलरी जो वेरिएबल है ये मेरा प्रोटेक्टेड में है, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये भी प्राइवेट हो गया। अब आप इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये इसी पे एरर देगा। एम्प्लॉय नंबर तो ले लिया इसने, ये नाम भी ले लिया और सैलरी भी ले ली, लेकिन जब ये कैलकुलेशन करेगा तो ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। आप इसने इसको प्राइवेट बनाया, यहाँ पे 2 अंडरस्कोर है तो आप यहाँ पे भी 2 अंडरस्कोर लगा दीजिए, तब भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये 2 अंडरस्कोर लगाए हमने, और यहाँ पे भी 2 अंडरस्कोर लग चुके हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए, और तब भी ये कॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट है। आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट में यही होता है कि जिस क्लास में डिफाइन करेंगे आप उसके भाव से यूज नहीं कर सकते। देखिए फिर से आप दिखाएगा, ये देखिए फिर आगे। तो ये था प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का चक्कर कि कौन सा प्रोटेक्टेड बनाएंगे और कौन सा प्राइवेट बनाएंगे। तो प्राइवेट उसको बनाते हैं जिसको सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस करना होता है, और जिसको उस क्लास में भी करना है और सब क्लास में भी करना है तो उसको बनाते हैं प्रोटेक्टेड में। अगर आप इसको हटा देंगे अंडरस्कोर को, और यहाँ से भी हटा देंगे इसको हम, और यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये अब भी चल जाएगा क्योंकि अब बन गया है पब्लिक। तो पब्लिक में क्या होता है कि सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है पब्लिक बनाने से। पब्लिक तो मजबूरी बनाते हैं कि इसके आपको क्लास के बाहर भी कॉल करना पड़ता है, तो आपको उसे पब्लिक में रखना पड़ेगा। लेकिन अब अगर पब्लिक बना के चलते हैं तो अब इसको रन करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम अब भी रन हो जाएगा। तो पब्लिक को तो कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर आ गया, ये नाम डाल दिया मैंने, और ये डाल दी सैलरी, तो यहाँ से भी ये कैलकुलेट होकर आ गया। क्योंकि पब्लिक है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फायदा प्रोटेक्टेड में रहेगा क्योंकि इसको हमें इसमें भी कॉल करना है और उसकी सब क्लास में भी कॉल करना है, राइट। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। मेथड ओवरराइडिंग एंड सुपर फंक्शन। पहले कभी आया था मेथड ओवरलोडिंग, ये ओवरराइडिंग है और ये इनहेरिटेंस में ही होता है।
और अभी सिंगल इनहेरिटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के अंदर चल रहा है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग का मीनिंग क्या है और सुपर फंक्शन क्या रोल है, ये समझते हैं। व्हेन ए मेथड ऑफ ए सब क्लास हैज द सेम नेम सेम पैरामीटर एज द मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास, अगर हमने कोई मेथड डिफाइन किया है सुपर क्लास में और सब क्लास में भी सेम नाम से और सेम पैरामीटर से, देन द मेथड इन द सब क्लास इज सेट टू ओवरराइड, तो वो जो मेथड होगा सुपर क्लास का वो सब क्लास में आकर के ओवरराइड हो जाता है। इट मीन्स if a method is defined in super class and in sub class with the same name same parameter, अगर हमने एक मेथड को डिफाइन किया सुपर क्लास में और सब क्लास में भी, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, और उस मेथड को हमने कॉल किया है सब क्लास के ऑब्जेक्ट से, देन सब क्लास मेथड विल ओवरराइड्स सुपर क्लास मेथड, तो सब क्लास मेथड जो होगा वो सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। इट मीन्स सब क्लास मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसका क्या मीनिंग है ये आपको समझाएंगे हम एग्जाम्पल से। और सुपर फंक्शन इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ सुपर क्लास, और सुपर फंक्शन की हेल्प से हम सुपर क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं आईडी में और तभी आपके समझ में आएगा क्या होता है ओवरराइडिंग और क्या काम करता है सुपर कीवर्ड। ये आ गए हम आईडी के अंदर और हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई सपोज ABC, और उसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया MSG, और सेल्फ तो यूज करना ही होगा। उसके बाद प्रिंट हेलो ABC, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास और बनाई है XYZ के नाम से, और इसको हमने ABC को इसमें इनहेरिट कर लिया है, राइट। उसके बाद डिफाइन किया हमने एक और मेथड और उसका नाम भी हमने रखा MSG, और यहाँ पे मैंने मैसेज थोड़ा चेंज कर दिया, हेलो XYZ डाल दिया है। और अब ये देखिए हमने एक क्लास बनाई ABC, उसके अंदर MSG नाम का मेथड, एक क्लास XYZ, और इसको हमने इसमें इनहेरिट कर लिया, इसकी सब क्लास हो गई, और इसके अंदर भी MSG नाम का एक और मेथड। इट मीन्स इस क्लास के अंदर अब MSG नाम के दो मेथड हैं, एक तो इसका अपना है और वो भी इनहेरिट होकर के इसी में आ गया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सब क्लास का, और ये हमने obj इक्वल टू XYZ नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और obj डॉट अब MSG फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो MSG जो मेथड है वो XYZ के अंदर भी है और ABC क्लास के अंदर भी है, लेकिन इनहेरिट करने से ये मेथड भी इसी में आ चुका। इट मीन्स इस क्लास के अंदर दो मेथड हैं, और जब कॉल करेंगे इसे तो आपको ये समझना है कौन सा कॉल होगा, राइट। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो ये सब क्लास वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए हेलो XYZ, तो इस मेथड ने उस वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया, जबकि ये मेथड भी इसी के अंदर था, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम XYZ का बना रहे हैं, इसलिए ये XYZ का मेथड ही कॉल होगा, उसको ये ओवरराइड कर देगा, उसको चलने नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कि इस वाले मेथड को भी हमें कॉल कराना है, तो आप इस स्टेटमेंट के नीचे या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, सुपर लगा दीजिए, सुपर डॉट MSG। तो समझ गया है कि अब यहाँ से सुपर क्लास का मेथड भी कॉल कराना है। अब इसको रन करते हैं, तो अभी पहले प्रिंट करेगा हेलो XYZ, उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो ABC। ये मैंने रन किया और ये देखिए लास्ट में आउटपुट पहले हेलो XYZ आएगा और उसके बाद हेलो ABC आ गया। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटाऊँ, और ये मैंने हटाया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, अब इसको सेव चलाएंगे तो सबसे पहले प्रिंट होगा ये हेलो ABC, और उसके बाद प्रिंट होगा हेलो XYZ। ये मैंने रन किया तो ये देखिए पहले हेलो ABC आया और उसके बाद हेलो XYZ आया। तो सुपर फंक्शन का काम होता है सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना। और अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को तो हटा देते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया एज इक्वल टू 10, और यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज इक्वल टू 20, और ये दोनों वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये क्लास के वेरिएबल्स हैं, और मुझे यहाँ पे इस ए वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रिंट ए। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये डेफिनेटली एरर देगा। ये मैंने यहाँ पे रन किया तो ये देखिए नीचे एरर शो हो रही है, क्योंकि ए जो वेरिएबल है वो हमारा क्लास वेरिएबल है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्लास का नाम शो करेंगे XYZ डॉट ए। तो अब ये देखिए अभी ये वाला जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा, और मैंने यहाँ से इसे रन किया तो ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे ये वाला ए प्रिंट करना है 10, क्योंकि ये भी इनहेरिट होकर के इसमें आ चुका, यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट कर रखा है, तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ABC डॉट ए। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए 20 उसके बाद 10। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसकी जगह आप यहाँ सुपर भी लिख सकते हैं, सुपर ए। और अब इसको अगर रन करेंगे तो ये देखिए अभी भी ये क्या कह रहा है एट्रीब्यूट ए, कि इस तरीके से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फंक्शन होता है तो आप ब्रैकेट यूज़ करना होगा। अब ये रन करेगा तो अब यहाँ से ये ABC वाला जो वेरिएबल है ए
उसको प्रिंट करेगा। अभी देखिए ये मैंने रन किया 20 और 10। तो सुपर फंक्शन से हम सुपर क्लास का कोई भी मेंबर, चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर, सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, आप समझते हैं इनिट नाम से डिफाइन होगा और सेल्फ भी आएगा इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया है प्रिंट हेलो ABC। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है इसके अंदर भी, और इसका नाम मैंने कर दिया यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट, और ये बना दिया मैंने कंस्ट्रक्टर। और अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया है प्रिंट हेलो XYZ, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और ये दोनों कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं। और इसको हमने एक्सटेंड भी कर रखा है, इनहेरिट भी कर रखा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेव किया, और जैसे इसको रन करेंगे तो आप समझ गए होंगे नीचे वाला जो मेथड है वो कॉल हो गया। देखिए हेलो XYZ ये प्रिंट हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक नाम के एक से ज़्यादा मेथड बन जाते हैं तो ये सब क्लास वाला जो मेथड है, लास्ट वाला जो मेथड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये कॉल हो गया। अब अगर आपको इसको कॉल करना है तो आप समझ गए होंगे, आपको सुपर लगाना पड़ेगा। तो सुपर और बस डॉट और यहाँ पे इनिट, तो ये अब उस वाले मेथड को कॉल करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे आप रन करेंगे तो ये देखिए पहले तो प्रिंट हुआ XYZ, और इस लाइन की वजह से ये जाएगा इस वाले फंक्शन के पास, इस वाले मेथड के पास, और इसे प्रिंट करेगा हेलो ABC। तो सुपर फंक्शन से हम सुपर क्लास का कोई भी मेंबर, चाहे वेरिएबल हो चाहे कोई मेथड हो या फिर कंस्ट्रक्टर हो, उसको एक्सेस करने के लिए होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम ए चाइल्ड क्लास। देखिए ये जो B क्लास है ये A क्लास की चाइल्ड क्लास है, और इसकी फर्दर और सब क्लास है और आगे भी जा सकती है। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो A की प्रॉपर्टी B में, B की प्रॉपर्टी C में, तो C वाली क्लास के अंदर B की प्रॉपर्टी भी आ गई और A क्लास की प्रॉपर्टी भी आ गई। इसको हम ट्रांजिटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। और अगर सिंटेक्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्लास A बनाएंगे, उसके बाद जब क्लास B बनेगी तो A वाली क्लास को इनहेरिट कर लेंगे, ब्रैकेट में इसका नाम रखें। समझ गए कि भाई A जो है इसकी सुपर क्लास हो गई। अब ये क्लास C जब बनेगी तो यहाँ पे B रखा हुआ है, तो इट मीन्स B इज द सुपर क्लास ऑफ C। तो A की प्रॉपर्टी B में और B की प्रॉपर्टी C में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि C क्लास में इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई, राइट। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये देखिए एक क्लास बनाने में कंपनी, और उसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी 3 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, और इनपुट डेटा नाम के फंक्शन में इन सबको इनपुट कर लेंगे। और एम्प्लॉय नंबर की और नेम की हम आगे कोई नीड नहीं है, तो इनको रख लेंगे हम प्राइवेट में, और सैलरी को हमें आगे यूज़ करना होगा अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको रखेंगे हम प्रोटेक्टेड में, राइट। उसके बाद जब अलाउंस नाम की क्लास बनाएंगे तो इसके अंदर हमें HRA 10% और DA 5% कैलकुलेट करना है, किसका, सैलरी का। इसलिए हम सैलरी को रखेंगे प्रोटेक्टेड क्योंकि आगे यूज़ करना है। और इस कैलकुलेशन नाम के फंक्शन में इन दोनों को कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करना है। उसके बाद बनेगी एम्प्लॉय नाम की क्लास, और इस क्लास के अंदर हम HRA, DA और सैलरी इन तीनों को प्लस करेंगे। ये देखिए सैलरी प्लस HRA प्लस DA, और ये कैलकुलेट करके टोटल करके हमको प्रिंट करना है। तो इस क्लास में सैलरी को भी यूज़ करना है और HRA, DA को भी यूज़ करना है। अब चलते हैं IDE में और इसको बना के देखते हैं। ये आ गए हम IDE में, और यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम क्लास कंपनी। उसके बाद इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे मेथड डेफ इनपुट डेटा सेल्फ, और उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नंबर, और इसको मैं आगे इनहेरिट नहीं करना तो इसमें हम यूज़ कर लेंगे 2 अंडरस्कोर फिर इनपुट और एंटर एम्प्लॉय नंबर। ये 2 नंबर हमने इनपुट कर लिया है। और ऐसे भी इनपुट करेंगे हम नेम को, तो नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, ये नेम भी इनपुट हो गया। और इसमें भी 2 अंडरस्कोर यूज़ किए हमने क्योंकि इसको भी हमें आगे इनहेरिट नहीं करना है। सैलरी को आगे इनहेरिट करना है तो इसमें 1 अंडरस्कोर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोटेक्टेड में। तो सैलरी को इनपुट कर लेते हैं, इनपुट एंटर सैलरी, ये सैलरी इनपुट हो गई। तो एक क्लास कंप्लीट हो चुकी। अब बनाएंगे हम अलाउंस वाली क्लास, तो क्लास अलाउंस, और यहाँ पे कंपनी वाली जो क्लास है इसको इनहेरिट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेफ, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन नाम का मेथड है इसके अंदर कैलकुलेशन, और सेल्फ इसमें भी आएगा क्योंकि ये भी
क्लास का ही मेथड है सेल्फ। और अब यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एच आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी इंटू 10/100। ऐसी सेल्फ डॉट डी ए इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी इंटू 5/100। अब इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं, एच आर ए को प्रिंट कर देते हैं। एच आर ए इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एच आर ए, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा आपको इसमें भी। और अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं डी ए को भी, डी ए इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डी ए, ये भी प्रिंट हो गया। तो ये क्लास पूरी होगी। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास, उसका नाम है एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय वाली क्लास बनाई और इसमें अलाउंस वाली जो क्लास है उसको इनहेरिट कर लेते हैं और इसको भी डिफाइन करते हैं डिफाइन, और इसमें मेथड का नाम था डिस्प्ले, तो सेल्फ इसमें भी आएगा। और अब यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट ग्रॉस। देखिए इसमें हम 2 अंडरस्कोर लगाए हैं, क्योंकि इसको हमने रखा प्राइवेट में, इसको हमें आगे इनहेरिट नहीं करना है। तो सेल्फ डॉट सैलरी प्लस सेल्फ डॉट एच आर ए प्लस सेल्फ डॉट डी ए। और अब हम ग्रॉस सैलरी को भी प्रिंट कर देते हैं। ये हमने ग्रॉस सैलरी को प्रिंट किया। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट ग्रॉस, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सब क्लासेस में अलाउंस भी है, इसकी सब क्लास है, और एम्प्लॉय इसकी सब क्लास है। तो इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके मेंबर को कॉल कर सकते हैं इसको, और इसको भी कॉल कर सकते हैं। और अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका भी कॉल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट हो चुकी है। तो ऑब्जेक्ट जो बनता है लास्ट वाली सब क्लास का बनेगा। तो EMP इज इक्वल टू एम्प्लॉय, इस नाम से मैंने बना दी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कॉल करेंगे इनपुट डेटा को, ये इनपुट डेटा कॉल हो गया। और अब कॉल करेंगे हम कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन भी कॉल हो गई। और अब कॉल करेंगे हम डिस्प्ले को, ये डिस्प्ले कॉल हो गया, राइट। तो ये पहले इनपुट डेटा पे जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर नेम सेल इनपुट हो चुकी। उसके बाद यहाँ पे जाएगा कैलकुलेशन पे, और यहाँ पे हमने करी कैलकुलेशंस और ये प्रिंट हो चुकी। उसके बाद यहाँ से जाएगा फिर ये डिस्प्ले पे, और ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करके इसको भी प्रिंट करेगा। और अब इसको सेव कर लेता हूँ और चला कर देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये आया एंटर द एम्प्लॉय नंबर, सपोज 101 डाल दिया हमने। उसके बाद नाम सपोज राहुल, सैलरी सपोज 50,000। तो ये आ गया। एक मिस्टेक है कहीं ना कहीं, चेक करिए कहाँ पे मिस्टेक है। ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट एम्प्लॉय ग्रॉस, तो ग्रॉस कहीं यहाँ पे ये मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगाना भूल गए हम, सेव किया। और अब फिर से रन करते हैं। तो 101 एम्प्लॉय नंबर, नाम राहुल, 50,000 इसकी सैलरी, और एंटर करते ही ये इसका HR है, ये डी और इसे ग्रॉस सैलरी। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक सब क्लास की एक से ज़्यादा सुपर क्लास हो सकती है। जैसे A और B 2 सुपर क्लास हैं और एक इसकी सब क्लास है, 3 भी हो सकती हैं। और अगर बात करें इसके सिंटेक्स की, तो पहले क्लास A या B दोनों में से एक क्लास बनेगी, उसके बाद क्लास B। देखो A को हमने B में इनहेरिट नहीं किया, क्योंकि ये इसकी सब क्लास नहीं है, दोनों सेपरेट है। और अब जब C क्लास बनेगी तो इस C क्लास में हमने A और B दोनों को इनहेरिट कर लिया है। और A को पहले इनहेरिट कर लो या B को, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, वो बताएंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। फिलहाल बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये देखिए स्टूडेंट नाम की हमें एक क्लास बनानी है और एक बनानी स्पोर्ट्स नाम की। ये 2 सुपर क्लास होगी। इसमें M1 M2 M3 को इनपुट करना है इस मेथड के अंदर, और इसमें इनपुट करना है इनपुट स्कोर के अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को। और इसको फिर हम इनहेरिट करेंगे इन दोनों को कॉलेज नाम की क्लास में। इसमें टोटल मार्क्स और टोटल स्कोर, ये टोटल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी, और रिजल्ट नाम के मेथड में इन दोनों को प्रिंट करना है, राइट। चलते हैं IDE में। ये आ गए हम IDE में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की क्लास। हम चाहें तो स्पोर्ट्स की बना सकते हैं पहले, और डेफ, और यहाँ पे इनपुट मार्क्स और सेल्फ तो आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M1, ये हो गया प्रोटेक्टेड वेरिएबल, क्योंकि हम इसको आगे इनहेरिट करना है। और यहाँ पे एंटर मार्क्स 1, ये हमने मार्क्स 1 की वैल्यू इनपुट कराई। ऐसे ही फिर M2 की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, इनपुट एंटर मार्क्स 2, ये मार्क्स 2 की वैल्यू भी इनपुट हो गई। ऐसे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M3 इक्वल टू इंट, और इनपुट एंटर मार्क्स 3। इस तरीके से हमने तीनों सब्जेक्ट की वैल्यू इनपुट करा ली, और ये एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हम बनाएंगे क्लास स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स वाली क्लास बनाई, और इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड इसमें डिफाइन करेंगे डेफ, और उसका नाम रखेंगे इनपुट स्कोर। इनपुट स्कोर सेल्फ इसमें भी आएगा क्योंकि मेथड है। और सेल्फ डॉट स्कोर 1 की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, इंट इनपुट एंटर स्कोर 1।
ये हमने स्कोर इनपुट किया, ऐसे इनपुट करेंगे स्कोर 2 की वैल्यू, स्कोर 2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर स्कोर 2, ये दोनों की वैल्यू इनपुट कराई। और ये अब हम यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट क्लास, उसका नाम है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हुई क्लास की, यहाँ पे इसमें ठीक कर लेते हैं क्लास, और यहाँ पे बनेगी अब क्लास स्टूडेंट वाली क्लास। स्टूडेंट तो बन चुकी है, कॉलेज, एक कॉलेज वाली क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर इन दोनों को इनहेरिट करना है, तो अब यहाँ पे डाल देंगे स्टूडेंट कोमा स्पोर्ट्स, ये दोनों को इनहेरिट कर लिया। और अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिजल्ट नाम का मेथड, और इस मेथड में हम टोटल मार्क्स और टोटल स्कोर दोनों को कॉल कर लेते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्फ डॉट टीएम। इसमें तो हम 2 अंडरस्कोर लगा लेंगे क्योंकि इसको आगे इनहेरिट नहीं करना, तो टीएम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट M1 प्लस सेल्फ डॉट M2 प्लस सेल्फ डॉट M3। ऐसे ही सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर टोटल स्कोर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्कोर 1, यहाँ पे स्कोर 1, और इसी तरीके से प्लस सेल्फ डॉट स्कोर 2, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लस कर दी, स्कोर 1 की भी स्कोर 2 की भी। और अब इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हमारा प्रिंट हो गया सेल्फ डॉट टीएम। ऐसे ही प्रिंट करेंगे हम टोटल स्कोर को, टोटल स्कोर, और ये हमने प्रिंट किया टोटल स्कोर को सेल्फ डॉट टीएस, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम बनेगा कॉलेज क्लास का, क्योंकि कॉलेज सब क्लास है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से आ चुकी है। तो कॉलेज का बनाया ऑब्जेक्ट स्टडी इज इक्वल टू कॉलेज, ये बनाया हमने ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे हम इनपुट मार्क्स कॉल किया, और ऐसे स्टडी डॉट इनपुट स्कोर को भी कॉल कर लेते हैं, इनपुट स्कोर, ये दोनों मेथड को हमने कॉल किया। और अब कॉल करेंगे हम रिजल्ट वाले मेथड को भी, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया कॉलेज क्लास का, और इसके ऑब्जेक्ट से पहले इनपुट मार्क्स कॉल किया, फिर इनपुट स्कोर कॉल किया, और फिर रिजल्ट को कॉल किया, राइट। अब इसको हम चला कर देखते हैं, सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे आप इसे रन करेंगे तो ये आएगा एंटर दी फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, सपोज 70, उसके बाद सपोज 80, उसके बाद सपोज 90। अब ये स्कोर 1 की वैल्यू सपोज 2000 और फिर 3000, और जैसे एंटर करेंगे ये टोटल मार्क्स आ गया और ये टोटल स्कोर। अब ये देखिए सुपर फंक्शन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर हम सुपर फंक्शन को यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो आप ध्यान से देखिए क्लास ABC बनाई हमने, और इसमें शो नाम का मेथड है, ऐसी XYZ बनाई, इसमें भी शो नाम का मेथड है, और अब PQR बनाई और दोनों क्लासेस को इनहेरिट किया, XYZ को भी और ABC को भी, और इसमें भी शो नाम का मेथड है। तो इसमें PQR नाम की जो क्लास है, इसमें शो नाम के अब 3 मेथड हो गए, किसका अपना, और दोनों क्लास के इनहेरिट हो गए BC में आ गए। और हमने यहाँ सुपर भी लगाया है, तो हमें ये समझना है कि कौन से वाले मेथड पे जाएगा इससे सुपर वाले की फंक्शन की वजह से। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने PQR का और कॉल किया शो को, तो यहाँ से जाएगा पहले ये इस वाले मेथड पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो PQR का है, तो ये अपने वाले को पहले कॉल करेगा, और यहाँ से भेज दिया हमने सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। तो ये किस पे जाएगा, इन दोनों में से जिसको पहले इनहेरिट किया, आपने XYZ को इनहेरिट किया तो XYZ वाले पे जाएगा, प्रिंट करेगा हेलो XYZ, इसको ओवरराइड कर देगा। अगर आप ABC को पहले लिखेंगे तो ABC वाले पे जाएगा, XYZ पे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो XYZ, उसके बाद वापस आकर प्रिंट करेगा हेलो PQR। तो इनके सीक्वेंस से फर्क पड़ता है, जिसको आप पहले इनहेरिट करेंगे तो उस पे जाएगा। अब ये इसका देखिए आउटपुट, ये इसका आउटपुट है, तो पहले जाएगा हेलो XYZ पे और उसके बाद जाएगा ये हेलो PQR पे, राइट। हेरार्चिकल इनहेरिटेंस, हेरार्चिकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास है और उसकी एक से ज़्यादा सब क्लासेज हैं, तो एक से ज़्यादा है, एक B और C, ये दोनों इसकी सब क्लास होगी। ये ट्री के स्टाइल में होती है, और अगर देखें इसका सिंटेक्स को, तो पहले हम A क्लास को बनाएंगे और ये इसके स्टेटमेंट्स आ गए, उसके बाद जब B क्लास बनेगी तो B वाली इसको A को इसमें इनहेरिट कर लिया जाएगा। तो देखिए B ब्रैकेट में A डाल दिया, तो B A की सब क्लास बन गई। ऐसे ही क्लास C बनेगी और इसमें भी हम A को इनहेरिट करेंगे, तो C वाली भी A क्लास की सब क्लास बन गई। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। इसमें स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसमें रोल नंबर, नेम, M1 M2 M3 और इनपुट डेटा, ये इसके अंदर के मेंबर्स हो गए। और इसको इनहेरिट करेंगे हम BTech नाम की क्लास में, टोटल मार्क्स निकालना, परसेंटेज निकालनी और रिजल्ट वाले फंक्शन के थ्रू। ऐसे ही इसको इनहेरिट करेंगे हम MCA वाली क्लास में भी, और इनको हम टोटल मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और इसमें प्रिंट करेंगे। देखिए इसमें इनहेरिटेंस का फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं
ये इस स्टूडेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और इस स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये तो है रीयूजेबिलिटी, राइट। अब चलते हैं आईडी में और इसको बना कर देखते हैं। ये आ गया हम आईडी में, और जो ये पहला प्रोग्राम बना हुआ है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके हटा देते हैं। तो क्लास बना लेते हैं पहले हम स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आएगा हमारा डेव इनपुट डेटा, और इसमें सेल्फ, और अब यहाँ पे सेल्फ डॉट RNO को इनपुट कर लेते हैं। ये हो गया प्राइवेट, और ये हमने इनपुट करा लिया इनपुट एंटर RNO, ये इनपुट हो चुका। ऐसे सेल्फ डॉट लो अंडरस्कोर नेम, और ये हमने इनपुट किया एंटर नेम, और ऐसे ही हम इनपुट करेंगे मार्क्स की वैल्यू, और मार्क्स को हम लेंगे प्रोटेक्टेड में, तो एक अंडरस्कोर लगाएंगे इनपुट एंटर मार्क्स 1। उसी तरीके से सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M2, और यहाँ पे वही सेम इंट इनपुट एंटर मार्क्स 2, और ऐसे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M3 इज इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर मार्क्स 3। ये हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स भी इनपुट करा लिए। क्लास कंप्लीट हो चुकी। अब बनाएंगे हम क्लास बीटेक वाली क्लास, और इसमें स्टूडेंट वाली क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे हम रिजल्ट वाला फंक्शन बनाएंगे रिजल्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है सेल्फ डॉट TM, इसको तो प्राइवेट रख लेते हैं TM इज इक्वल टू, और यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M1 प्लस सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M2 प्लस सेल्फ डॉट अंडरस्कोर M3, ये टोटल आ गया। और अब हम परसेंटेज निकालेंगे सेल्फ डॉट PER इज इक्वल टू सेल्फ डॉट TM इंटू 100 डिवाइड 300, और अब इनको प्रिंट कर लेते हैं टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, ये टोटल मार्क्स प्रिंट किया, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखे सेल्फ डॉट TM, ये TM प्रिंट हो गया। और ऐसे हम परसेंटेज भी प्रिंट कर लेते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर 2 PER। तो जैसे हमने ये क्लास बनाई बीटेक की, बिल्कुल सेम MC की बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से, और सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, और कॉपी पे क्लिक करेंगे, और नीचे ला के यहाँ पे राइट पेस्ट कर देते हैं इसको। तो ये बन गई हमारी ये वाली क्लास भी, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, इसको आगे खिसका लेते हैं इधर, और कंट्रोल Z कर लेते हैं, दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये आ गया। और अब यहाँ पे हम बीटेक की जगह सिर्फ MCA टाइप कर देंगे, राइट। तो इस क्लास को हमने इसमें भी इनहेरिट किया और इसमें भी इनहेरिट किया। और अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा बीटेक का भी बनेगा और MCA का भी बनेगा, क्योंकि दोनों सब क्लास हैं। तो किसी को भी पहले बात तो बीटेक का बना लेते हैं स्टूडेंट 1, ये हमने बनाया बीटेक वाली क्लास का ऑब्जेक्ट, और कॉल करेंगे स्टूडेंट 1 से इनपुट डेटा को, ये इनपुट डेटा कॉल किया, और उस तरीके से फिर std1 डॉट रिजल्ट को भी कॉल कर लेते हैं। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट हम std2, वो बनेगा MCA वाली क्लास का, और std2 से हम कॉल करेंगे इनपुट डेटा को, और उसके बाद हम कॉल करेंगे std2 डॉट रिजल्ट को। तो ये दोनों क्लास के बनेंगे ऑब्जेक्ट, और दोनों क्लास से हमको कॉल कर लिया, सेव किया। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ से रन करेंगे तो रूल नंबर इनपुट कर रहा है बीटेक वाले का 101 डाल दिया, सपोज हमने ये नाम डाल दिया, और ये इसके फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, सेकंड के, थर्ड के, ये इसका टोटल आया और ये परसेंटेज आई। अब सेकंड स्टूडेंट का डेटा इनपुट कर रहा है, सपोज हमने यहाँ पे तो रोल नंबर ये, और ये इसका नाम, और ये इसके मार्क्स, ये मार्क्स डाल दिया हमने इसके, इसका भी टोटल मार्क्स आ गया और परसेंटेज आ गई। तो ये था हमारा कौन सा इनहेरिटेंस, hierarchical inheritance, right? Hybrid inheritance. This type of inheritance consists of multiple types of inheritance. जिस इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस कोई हो रहा हो उसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको देखिए, ए की प्रॉपर्टी बी में, बी की प्रॉपर्टी सी में, तो ये तो हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अगर इतने इनहेरिटेंस को देखें बी, डी और सी को, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दोनों इनहेरिटेंस यूज हो रहे हैं, मल्टी लेवल भी और मल्टीपल भी, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। और ये भी हाइब्रिड है, ये देखिए ए की प्रॉपर्टी बी में आई, बी की प्रॉपर्टी सी में आई, ये हो गया हायरार्चिकल, और फिर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई इनमें डी में, तो ये मल्टीपल भी हो गया। तो ये भी हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। यहाँ पे मल्टी लेवल भी हो रहा है, ए की प्रॉपर्टी बी में भी आई और बी की प्रॉपर्टी डी में भी आ रही है। तो ये दोनों हाइब्रिड इनहेरिटेंस के ही डायग्राम है। और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ये देखिए स्टूडेंट नाम की हमें एक क्लास बनानी है, और उसमें CS और EC ये दो इसकी सब क्लासेस होगी, और इन दोनों को इनहेरिट करना है फिर कॉलेज नाम की क्लास में।
राइट। तो ये देखिए स्टूडेंट वाली क्लास बनाई और इसमें हमने एक मेथड बनाया सपोज शो नाम का, उसमें डाल दिया हमने हेलो, और एंड का मतलब है कि इसके बाद जो मैसेज प्रिंट होगा उसके बराबर में ही आएगा। ऐसे CS वाली क्लास बनाई ये वाली, और इसमें स्टूडेंट वाली क्लास को इनहेरिट कर लिया, ये कर लिया हमने यहाँ पे इनहेरिट, और इसमें बनाया हमने मैसेज MSG1 नाम का मेथड, MSG1 इसमें शो नाम से था, इसमें MSG1 के नाम से बनाया और प्रिंट किया CS स्टूडेंट, राइट। उसके बाद EC वाली बनाई है और EC वाली क्लास में भी स्टूडेंट वाली क्लास को इनहेरिट किया हमने, और यहाँ पे MSG2 बनाया है और यहाँ पे प्रिंट किया हमने EC स्टूडेंट, राइट। उसके बाद जब कॉलेज वाली क्लास बनेगी इसमें CS और EC दोनों को इनहेरिट कर लिया है, पहले हमने EC को इनहेरिट किया है, राइट। और अब MSG3 बनाया हमने इसके अंदर और यहाँ प्रिंट किया वेलकम। अब ये देखिए अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब क्लास को, जो लास्ट वाली है कॉलेज वाली क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे शो वाले मेथड को। तो ये जाएगा शो पे, तो प्रिंट करेगा पहले हेलो, ये देखिए हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर ये जाएगा std MSG1 पे, ये MSG1 है, अब प्रिंट करेगा CS स्टूडेंट, ये CS स्टूडेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद जाएगा st.MSG2 पे, यहाँ पे आएगा, अब प्रिंट करेगा EC स्टूडेंट, ये प्रिंट हो गया। अब जाएगा MSG3 पे तो प्रिंट करेगा वेलकम, ये वेलकम प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छिपा हुआ, कि इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज के इसेंशियल चीजों को यूज कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड में ले जाते हैं। सपोज आप स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल जाती है, और जैसे कि प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो एब्स्ट्रैक्शन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ऐसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जैसे आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो अगर आप स्टीयरिंग को रोटेट करेंगे तो गाड़ी मुड़ जाती है, आप ब्रेक प्रेस दबाएंगे तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे वो काम कर रहा है, उसके हम बैकग्राउंड में नहीं जाते, हम तो अपनी गाड़ी को ड्राइव करने से मतलब होता है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इसमें हम एक क्लास बना देंगे, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर देंगे, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उस मेथड को फिर हम सब क्लासेस में डिफाइन करेंगे अलग अलग काम के लिए। तो सब क्लासेस में हम उनको यूज कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ डिफाइन की हुई है वो मैटर अलग होता है, वो छिपा रहता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव करते हैं OOPS में विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बाकी समझेंगे आपको एग्जांपल से। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि एक शेप नाम की हमारे पास एक क्लास है और उसके अंदर एक ही मेथड है एरिया, और सपोज हमने इस मेथड के अंदर जो लॉजिक लगाया है वो लगाया है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का L/B, राइट। तो इस मेथड के अंदर हमने जो लॉजिक लगाया है वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का लगा चुके हैं, और इस क्लास को हमने इनहेरिट किया है इस वाली क्लास में और इस वाली क्लास में और इस वाली क्लास में भी। और ये जो मेथड है ये इस क्लास में इनहेरिट हो गया, इसमें भी इनहेरिट हो गया और इसमें भी इनहेरिट हो गया। और जब इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे हम इस एरिया मेथड को तो ये कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का लगा हुआ है। ऐसे जब इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट से भी ये रेक्टेंगल का एरिया ही कैलकुलेट करेगा, और जब इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट से भी वो रेक्टेंगल का एरिया ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसमें लॉजिक ही वही लगा हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उसमें एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 तीन एरिया नाम के मेथड डिफाइन कर देंगे अलग अलग नाम से। एरिया 1 उसमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एक एरिया 2 उसमें करेंगे स्क्वायर का एरिया, और एक एरिया 3 उसमें करेंगे हम सर्कल का एरिया, राइट। अब क्या होगा कि इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे हम एरिया 1 को, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे एरिया 2 को, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे एरिया 3 को, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो तीनों मेथड हैं एरिया 1, 2, 3 वे तीनों मेथड इसमें इनहेरिट हो जाएंगे, वो तीनों इसमें इनहेरिट हो जाएंगे, और तीनों मेथड इसमें इनहेरिट हो जाएंगे। तो ये मेमोरी की वेस्टेज हो गई। तो तीनों जो मेथड जो बनते हैं, फंक्शन जो बनते हैं, उनकी भी मेमोरी में स्पेस बनते हैं, तो वो भी मेमोरी में स्पेस ले लेंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसमें एक एरिया नाम का मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एज ए एब्स्ट्रैक्ट, और इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसको इनहेरिट करेंगे जिस क्लास के अंदर, वहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। फिर इसमें इनहेरिट करेंगे और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी, और फिर यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो फिर इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो एरिया रेक्टेंगल का आएगा, इसके ऑब्जेक्ट से करेंगे तो स्क्वायर का आएगा, और इससे करेंगे सर्किल का आएगा, और मेमोरी में जगह वो उसी क्लास के अकॉर्डिंग रहेगा, एक ही बार रहेगा, और वो अकेला मेथड इन तीनों क्लासेस में काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों मेथड काम कर रहे हैं अपना,
और इनको इसेंशियल चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट से इसके एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, इससे सर्किल का कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो ये जो क्लास बनेगी, ये बनेगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये था कि हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ क्यों करते हैं, और ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC नाम का जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है उसके अंदर से हम ABC क्लास को और इस मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे, और जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो इस क्लास को एज ए सुपर क्लास यूज़ करना होगा, और जब किसी मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर आप ये इस कीवर्ड की हेल्प से इसको डेकोरेट करेंगे, इसे बोलते हैं डेकोरेटर, और इसका चैप्टर आगे आएगा डेकोरेटर का। और इस मेथड की आप यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी सब क्लासेस के अंदर। तो वाई क्लास हमने बनाई और इसको हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, और ये जो मेथड है आप यहाँ पे नाम देंगे, इसी को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। और अब नेक्स्ट क्लास एक और बने Z, और इसमें भी हमने इस क्लास को इनहेरिट किया, और उसी मेथड को आप यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं IDE में, और वो जो डायग्राम अभी हमें बताया था प्रीवियस स्लाइड में, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आ गए हम IDE में, और सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हमने इंपोर्ट किया, और अब यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मैंने क्लास डिफाइन की शेप नाम की क्लास थी, और इसमें हम इनहेरिट कर लेंगे ABC को, ये हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। और इसके अंदर एक मेथड डेकोरेटर लगा देते हैं पहले, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और अब आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे डेफ, और नाम रखा हमने इसका एरिया, और राइट यहाँ पे सेल्फ भी आएगा, और उसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये हमने खाली छोड़ दिया। इसे कहते हैं कि हमने पास कर दिया इसको, इसकी जो डेफिनेशंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो उसका सब क्लासेस में आएगा। और अब यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और नाम दे सपोज मैंने इसका रेक्टेंगल क्लास का नाम दिया, और इसको इनहेरिट कर लेते हैं शेप नाम की क्लास को, राइट। और अब यहाँ पे जो मेथड था हमारा एरिया वाला, अब यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो यहाँ लिखी जाएगी डेफ एरिया और सेल्फ, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्फ डॉट L इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लेंथ, ये हमने लेंथ इनपुट की। उसके बाद सेल्फ डॉट B इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे कहेंगे एंटर ब्रेथ, ये हमने ब्रेथ भी इनपुट की। और उसके बाद हम सेल्फ डॉट एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट L इंटू सेल्फ डॉट B, ये हमने इनपुट कैलकुलेट किया। और अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये हमने रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट किया, सेल्फ डॉट AR। अब हम बनाएंगे दूसरी क्लास, उसका नाम रखा हमने सपोज सर्किल, और इसमें भी इसको इनहेरिट कर लेते हैं शेप को। और अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी, और डेफ एरिया और सेल्फ, और अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू, फ्लोट ले लेते हैं हम यहाँ पे इनपुट एंटर रेडियस, ये हमने रेडियस को इनपुट किया। और अब यहाँ पे सेल्फ डॉट एरिया इज इक्वल टू सेल्फ डॉट 3.14 इंटू सेल्फ डॉट R, और यहाँ पे डबल स्टार, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट कर देते हैं सेल्फ डॉट AR। आप चाहें तो यहाँ पे अब एक क्लास और थी हमारी, उसका नाम था स्क्वायर, उसको भी ले लेते हैं स्क्वायर, और इसमें भी शेप क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। क्लास की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं पहले, क्लास स्क्वायर, और इसको भी हम यहाँ पे इनहेरिट कर ले, शेप नाम की जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। और डेफ, अब यहाँ पे उसी मेथड को यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। अब आप देख रहे होंगे एक ही मेथड यहाँ पे अलग काम कर रहा है, यहाँ पे अलग काम कर रहा है, और यहाँ पे ये अलग काम करेगा। सेल्फ डॉट साइड की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, इंट इनपुट एंटर, और यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू ऑफ साइड, इस साइड की वैल्यू हमने इनपुट कराई। और यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट AR इज इक्वल टू सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड, ये इसका एरिया आ गया। अब इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट साइड, ये हमने इसको प्रिंट किया, राइट। और अब यहाँ पे इन तीनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इन्हें कॉल करेंगे। तो एक किया मैंने R1 या OB1 इज इक्वल टू रेक्टेंगल क्लास का बनाया हमने ऑब्जेक्ट, और कॉल किया एरिया। ऐसे ही हम OB2 बनाएंगे सर्कल क्लास का, और कॉल कर लेंगे एरिया। ऐसे ही OB3 बनाएंगे हम स्क्वायर क्लास का, और कॉल करेंगे एरिया।
तो ये देखिए एक ही मेथड अब ये काम कर रहा है अलग अलग क्लास के अंदर। तो हम तो यूज़ कर रहे हैं बस इस मेथड को। ये जो एब्स्ट्रैक्शन है छिपा हुआ है ये इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो डिफाइन करते हैं तो आपको इंपोर्ट करके इस क्लास को एज ए सुपर क्लास यूज़ करना होगा। उस मेथड के ऊपर ये डेकोरेटर लगाना होगा। इसको इंपोर्ट करने के बाद फिर इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, डेफिनेशन लिखी जाती है इसको सब क्लासेस के अंदर। और अब आप यहाँ पे आइए और इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल से सेव किया और जिसे रन करेंगे तो ये थोड़ी सी एरर आई है इसमें। फ्रॉम ABC import ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड D, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं और यहाँ पे स्पेलिंग ऊपर जाएंगे और ये स्पेलिंग को ठीक करेंगे मेथड। अब सेव किया और अब इसको रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो एंटर लेंथ सपोज 10, एंटर ब्रेथ सपोज 20। अब आया एंटर द रेडियस 2.5, ये इसका एरिया आ गया सर्कल का। अब साइड की वैल्यू सपोज 10 और ये इसका एरिया आ गया। तो अकेला मेथड जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो अलग अलग सब क्लासेस में अलग अलग काम कर रहा है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि टू यूज वन नेम इन डिफरेंट फॉर्म, कि एक ही नाम को अलग अलग फॉर्म में यूज करना, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। तो एक ही नाम को जब आप अलग अलग काम के लिए यूज कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने पीछे आपको पढ़ा है मेथड ओवरलोडिंग, कि अगर आपने एक ही नाम के 2-3 मेथड डिफाइन कर दिए हैं तो ये कहते हैं कि वो ओवरलोड हो गया, वो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, राइट। और आपने पढ़ा है मेथड ओवरराइडिंग और अभी आप आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है। इट मींस टू यूज एन ऑब्जेक्ट, एन ऑपरेटर, ए मेथड इन डिफरेंट फॉर्म, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है ओवरलोडिंग और whose मीनिंग इज टू यूज एन ऑपरेटर इन डिफरेंट फॉर्म। किसी भी ऑपरेटर को अगर आप किसी अलग फॉर्म में यूज करना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक मीनिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर ओवरलोड हो गया, राइट। अब ये देखिए एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू आ गई 10, ऐसी बी एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ गई NBC। तो अब अगर इनकी टाइप चेक करते हैं तो टाइप A तो ये बताएगा कि इन टाइप का है, और अगर टाइप चेक करें B की तो ये बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का है। और आपने यहाँ पे किया A इंटू B कि एक वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है इसको स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं, तो ये NBC 3 बार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये ओवरलोडिंग का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये प्रीडिफाइन है, ये प्रीडिफाइन है। और अगर हम अपना यूज करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कोई ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो वो भी ऑपरेटर लोडिंग में ही आता है। तो ये जब ऑपरेटर लोडिंग करेंगे आप तो इसमें आपको ये देखिए यूजर डिफाइन ओवरलोडिंग करना है। तो टू ओवरलोड एन ऑपरेटर वी मस्ट डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल मेथड। जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो ये नीचे दिए हुए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, इनको आपको डिफाइन करना होगा। तो जैसे प्लस को ओवरलोड करना तो आपको ऐड मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, माइनस के लिए आपको सब नाम से मेथड है। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड को ओवरलोड कर सकते। और भी हैं, ये बहुत कॉमन से लिखे हैं मैंने। अब चलते हैं IDE में और मैं बताता हूँ कि क्या हम करना चाहते हैं। उससे पहले समझिए आप इस डायग्राम को। इस डायग्राम में कस्टमर नाम के क्लास है और इस क्लास में 2 वेरिएबल हैं, सेल और कमीशन। और इस क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कस्ट1, कस्ट2, कस्ट3। कस्ट1 नाम का जो ऑब्जेक्ट होगा ये दोनों वेरिएबल इसके अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे और हम चाहते हैं कि उनके अंदर ये वैल्यूज आ जाए थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमें कस्ट1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करना, मतलब इनके वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है। ऐसे कस्ट2 जो नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को भी हमें इनिशियलाइज करना, उसमें ये वैल्यूज डालनी है। और कस्ट3 नाम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें हम क्या चाहते हैं कि इस कस्ट1 की जो सेल है वो प्लस कस्ट2 की जो सेल है वो हम दोनों को दोनों प्लस करके हमें लानी है कस्टमर 3 की सेल के अंदर। ऐसे ही कस्टमर 1 का जो कमीशन है वो प्लस करना है कस्टमर 2 के कमीशन के साथ और उसको लाना है कस्टमर 3 कमीशन के अंदर, ये हमें करना है। और ऐड, इसमें जो फंक्शन यूज करेंगे हम वो इन ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने के लिए यूज करेंगे और डिस्प्ले करेंगे इनको प्रिंट करने के लिए, राइट। अब चलते हैं IDE में और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आ गए हम IDE में और सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे कस्टमर।
ये हमने क्लास बनाई और इसके अंदर हम वेरिएबल जो लेंगे डिफाइन करते हैं पहले डेफ और इनिट और यहाँ पे सेल्फ और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने एक, सपोज सेल के लिए एस, कमीशन के लिए सी, और यहाँ पे डाल देंगे सेल्फ डॉट सेल इज इक्वल टू एस और सेल्फ डॉट कमीशन इज इक्वल टू सी। ये हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। और अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक मेथड ऐड मेथड को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम एडिशन करेंगे और यहाँ पे भी सेल्फ आएगा। और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज टी ले लिया हमने, वो भी इसमें लेना पड़ेगा। और अब यहाँ पे आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेम्प बनाया, सपोज हमने एक कस्टमर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, नया टेम्प, और टेम्प डॉट सेल इज इक्वल टू, अब जो नया ऑब्जेक्ट लिया हमने टेम्प, इसकी सेल में सेल्फ डॉट सेल प्लस टी डॉट सेल, ये प्लस हो गया। ऐसे टेम्प डॉट कमीशन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कमीशन प्लस टी डॉट कमीशन, ये हमने ऐड किया और रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे टेम्प को। अब बनाएंगे हम फंक्शन दूसरा, वो ये है डिस्प्ले वाला फंक्शन। अब डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाएंगे और इसमें भी सेल्फ आएगा क्योंकि मेथड है क्लास का। और अब प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे सेल की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सेल प्रिंट किया, ये हो गया सेल्फ डॉट सेल। ऐसे ही हम कमीशन को प्रिंट करेंगे और प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने कमीशन इज इक्वल टू कोमा सेल्फ डॉट कमीशन। और अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट कस्ट1 इज इक्वल टू कस्टमर, ये बन गया ऑब्जेक्ट। कस्ट2 इज इक्वल टू कस्टमर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। और कस्ट3 इज इक्वल टू कस्टमर, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, सेल और कमीशन, और आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, सपोज 10,000 और कमीशन डाले 500। ऐसे जब कस्टमर 2 बनेगा ऑब्जेक्ट तो इसमें डाल देंगे 20,000 और कमीशन डाल देंगे इसको 1,000, राइट। और जब ये कस्टमर 3 बनेगा, यहाँ फिलहाल मैंने डाल दिया 0, राइट। अब यहाँ पे करेंगे कस्ट3 इज इक्वल टू कस्ट1 प्लस कस्ट2। ये देखिए यही है ओवरलोडिंग, क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है वो दो वेरिएबल के साथ यूज किया हमने अब तक और कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज किया, ऑब्जेक्ट के साथ पहली बार यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे इस तरीके से, तो ये इस वाले मेथड पे जाएगा ऑटोमेटिकली। और कस्ट2 की जो वैल्यूज है, कस्टमर का जो रेफरेंस है वो जाएगा टी के अंदर। तो अगर टी डॉट सेल टी डॉट कमीशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये समझ जाएगा कि कस्टमर 2 की वैल्यू उठानी। और कस्टमर 1 से हमने इसको कॉल किया है, इस वाले मेथड को ऐड को। तो जहाँ पे सेल्फ डॉट सेल सेल्फ डॉट कमीशन लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कस्टमर 1 की वैल्यूज को उठाना है। तो सेल्फ डॉट सेल तो हो गई कस्टमर 1 की सेल, और टी डॉट सेल हो गई कस्टमर 2 की सेल इनडायरेक्टली। ऐसे सेल्फ डॉट कमीशन तो हो गया कस्टमर 1 का कमीशन, और टी डॉट कमीशन हो गया कस्टमर 2 का कमीशन इनडायरेक्टली। और इनको इसने ऐड करके ले लिया टाइम की सेल में और टाइम के कमीशन में। और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया टाइम को, और ये रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ पे आएगी, कस्टमर 3 में। अब कस्टमर 3 को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो कस्ट3 डॉट डिस्प्ले, तो ये जब प्रिंट करेगा तो कस्टमर 3 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आप चाहो तो कस्टमर 1 2 की वैल्यू प्रिंट करा कर देख सकते हैं। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेव किया, और जैसे आप रन करेंगे तो ये देखिए कहाँ पे एरर आई है, एस और सी में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर है, जैसे आपने टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर का, तो तब भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू 0 0 डालनी पड़ेगी, 0,0, और उसके बाद फिर इसमें एडिशन करके तभी रिटर्न करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे हम रन करेंगे तो ये देखिए सेल 30,000 हो गई और कमीशन हो गया 1500। तो इसकी सेल इसमें ऐड की और कमीशन इसमें ऐड किया, और ये कस्टमर 3 में आ गई। तो ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आपको यहाँ पे माइनस को ओवरलोड करना है तो आप यहाँ पे कर देंगे माइनस, और फिर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन, और फिर आप यहाँ पे प्लस की जगह कर देंगे माइनस। तो किसी भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं। और इसमें ये भी पॉसिबल है कि सपोज आप तो यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस और आप यहाँ पे कर रहे हैं एडिशन, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो ओवरलोडिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का रूल है कि द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर शुड नॉट बी चेंज। अब इसको हम चला कर देखते हैं, तो ये माइनस करेगा, ये रन किया, ये देखो माइनस हो गया वैल्यू। तो ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है
पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर भी कर देना, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम जरूर सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।